तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम कवर करने जा रहे हैं परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड मैनेजमेंट यूनिट 4 का पार्ट टू को कवर करेंगे हम लोग, सेकेंड पार्ट। सो अभी तक हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट सेकेंड थर्ड को कवर कर लिया था। पार्ट फर्स्ट मतलब उसमें हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स को देखे थे। अभी हम लोग कुछ आगे के इसके ही टॉपिक को देखेंगे। सो एम्प्लॉय कंपनसेशन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था क्या होता है, इसके स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कंपनसेशन मैनेजमेंट क्या होता है। उसके बाद में हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था, हाँ ये चीज़ कंपोनेंट्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ कंपनसेशन। तो मैंने आपको मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स के बारे में बताया था। हाँ तो एक बार फिर से यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं कंपनसेशन मैनेजमेंट से। तो देखो कंपनसेशन मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि कंपनसेशन हम टोटल अमाउंट ऑफ जो हमारा सम अमाउंट ऑफ मनी होता है, जितना भी हम एक एम्प्लॉयर जो होता है एक एम्प्लॉय को पे करता है बिकॉज वो अपना सर्विस दे रहा होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसको ही हम पूरा कंपनसेशन बोलते हैं ना। कंपनसेशन मैनेजमेंट एक स्ट्रेटजिक एंड सिस्टमेटिक अप्रोच है टू मैनेजिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन कंपनसेशन, है ना। तो इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज सच एज, देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें करी जाती हैं कंपनसेशन में। सबसे पहले हमको क्या करना होता है, जॉब का इवेल्युएशन करना होता है, देखना पड़ता है कि किस तरीके की जॉब है, कौन सी कैटेगरी का हमारा वर्कर है, हमारा एम्प्लॉय कौन सी कैटेगरी का, वो वाइट कॉलर है, ब्लू कॉलर है, ग्रे कॉलर है, कौन सी तरीके का हमारा कौन सा कैटेगरी का हमारा एम्प्लॉय है, उसके हिसाब से हम उसका जॉब का इवेल्युएशन करते हैं। वो कम काम करेगा, ज़्यादा करेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, तो उसके हिसाब से हम उसको पेमेंट करते हैं। देन दूसरा क्या होता है, सैलरी का स्ट्रक्चरिंग करते हैं, है ना। परफॉर्मेंस बेस्ड पे, कि किसने कितना अच्छा परफॉर्म किया उसके बेसिस पे करते हैं, ठीक। सो बेनिफिट्स एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे कुछ एक कंपोनेंट्स है, मतलब कि एक तरीके की हमारे वो हैं फैक्टर्स हैं जो कि कंपनसेशन को डिफाइन करते हैं। तो देखो यहाँ पर पूरा प्रोसेस बताया गया है कंपनसेशन मैनेजमेंट का, जिसमें हमारे सबसे पहले क्या आता है कि जॉब का एनालिसिस करना। जॉब एनालिसिस का मतलब आप समझते हो कि आप लोगों ने लास्ट सेमेस्टर के अंदर पढ़ा होगा जॉब एनालिसिस क्या होता है। जॉब एनालिसिस के अंदर हमारे 3-4 चीज़ें आती हैं। देखो जॉब एनालिसिस में क्या आता है कि जॉब के हमको जेडी बनाना होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन बनाना होता है, जॉब स्पेसिफिकेशन बनाना होता है और जॉब का इवेल्युएशन करना होता है। ये 3 चीज़ें आती हैं, है ना। तो जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर हम क्या करते हैं, उसके रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिफाइन करते हैं, है ना। जॉब स्पेसिफिकेशंस के अंदर हमको ये चीज़ हम निर्धारित करते हैं कि एक क्राइटेरिया रखते हैं हमको कौन सा बंदा चाहिए, कितना पढ़ा लिखा होगा, कितना एक्सपीरियंस होगा उसके पास में, ये सारी चीज़ें। और वही जॉब इवैल्यूएशन के अंदर हमको क्या करना होता है कि हमको देखना पड़ता है कि कितना हमारा बंदा कौन सी कैटेगरी का, उसके हिसाब से हमको उसको पेमेंट करनी होगी। कि मान लो कि कोई ट्रेनी है तो हम उसकी पेमेंट किसी एग्जीक्यूटिव से ज़्यादा नहीं रखेंगे। ट्रेनी है तो ट्रेनी के हिसाब से पेमेंट मिलेगी, अगर कोई एग्जीक्यूटिव है तो एग्जीक्यूटिव के हिसाब से पेमेंट मिलेगी, है ना उसको। सो ये चीज़ होता है। तो जॉब का एनालिसिस करना, जॉब एनालिसिस के अंदर आपकी 3 चीज़ें आती हैं, लिखा भी हुआ है कि उसके डॉक्यूमेंट यहाँ पर जॉब रिक्वायरमेंट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करना। वह जॉब इवेल्युएशन का मतलब मैंने आपको बता ही दिया कि आपको देखना होता है कि कोई भी जॉब कितना ज़्यादा वैल्यू रख रही है ना, कितना ज़्यादा कोई जॉब का वैल्यू है। जैसे सपोज दैट कि एक कोई स्टोर का इंचार्ज है और एक कोई प्रोडक्शन मैनेजर है, तो दोनों की जॉब में हमको क्या देखने को मिलता है, स्टोर इंचार्ज जो है उसकी जॉब भी इम्पॉर्टेंट है, प्रोडक्शन वालों की भी जॉब इम्पॉर्टेंट होती है। लेकिन कंपनी में क्या होता है, अल्टीमेटली जो हमारी कंपनी है वो चलती किसके बेसिस पे है। जब तक भाई प्रोडक्शन नहीं होगा तब तक हमारी कंपनी का कोई मतलब नहीं है। तो प्रोडक्शन जो इंजीनियर है, जो प्रोडक्शन वाले लोग हैं, उनकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है कंपैरिजन टू द स्टोर, है ना। स्टोर वाले भी भाई 1-2 दिन अगर मान लो छुट्टी मार लिया तब पर भी काम चलाया जा सकता है, लेकिन अगर प्रोडक्शन में 1 दिन छुट्टी हो गया तो फिर पूरा प्रोसेस रुक जाएगा, पूरा प्रोडक्शन रुक जाएगा, फिर आप दोगे क्या जा कर एंड कस्टमर को। तो इन दोनों के बीच में जॉब का इवेल्युएशन किया गया, तो हमने क्या पाया कि प्रोडक्शन वालों की जॉब ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इस वजह से हमको उनकी जॉब को ज़्यादा, यानी कि एक तरीके से प्राथमिकता देनी होती है, उनको ज़्यादा
पेमेंट करना होता है और उनकी जॉब को ज़्यादा मतलब एक तरीके का वो करना होता है। तो देख यही चीज़ें सारी इनकी इसके बेसिस पे हमको क्या करना है, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट जॉब है तो उसके लिए हमको उसको ज़्यादा पे करना होता है। सो सैलरी सर्विस है ना, सैलरी का सर्वे करना होता है। फिर हमारा थर्ड स्टेप क्या आता है कि सैलरी का सर्वे करना, यानी कि अलग अलग तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस में पता करना कि कहाँ पर कितनी कौन सी रोल के लिए कितना सैलरी दिया जा रहा है। उसके हिसाब से हमको एक सैलरी स्ट्रक्चर बनाना होता है, हमको देखना होता है कि हम कितना सैलरी दे पाएंगे, है ना। तो हमको एक अपना स्ट्रक्चर बनाना होता है। देन उसके बाद में हम उस सैलरी का स्ट्रक्चर बनाने के बाद में परफॉर्मेंस को भी इवेलुएट करते हैं, कौन कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। देन उसके बाद में बेनिफिट्स भी देते हैं कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट्स भी देते हैं, जैसे कि उसको पेड लीव्स दे दिया, है ना, या फिर कुछ अलग तरीके के उसको एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड दे दिया। कुछ भी इस तरीके का जो भी बेनिफिट्स इनडायरेक्ट वे में अपने एम्प्लॉयज़ को दिया जा सकता है। देन कॉम्पनसेशन को कम्युनिकेशन करना, अपने एम्प्लॉयज़ को बताना कि हमारा यहाँ का कॉम्पनसेशन में क्या क्या स्ट्रक्चर है, क्या क्या हमारे CTC में इंक्लूड है। उसके बाद में सारी चीज़ों को करने के बाद में यहाँ पर मॉनिटर एंड इवेल्युएशन एंड एडजस्टमेंट एंड प्लानिंग। तो दीज आर सम स्टेप्स, है ना, जो आपको याद रखने होंगे। इसमें से आप अगर ये कुछ एक स्टेप्स हैं 5 तक की, 5 के बाद में इन दोनों को हटा भी दोगे तब पर भी काम चल जाएगा, है ना। 8 9 1 2 3 4 5 8 9 ये स्टेप्स भी अगर इतने भी याद रख लोगे तो भी काम चलेगा। सो रिसेंट ट्रेंड्स क्या है कंपनसेशन मैनेजमेंट के अंदर। सो मतलब कि आजकल हम किस तरीके से कंपनियां जो ऑर्गेनाइजेशन से किस तरीके से कंपनसेशन यानी किस तरीके से एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन को बढ़ाती हैं। तो यहाँ पर देखो क्या कि कौन से रिसेंट ट्रेंड्स हैं। सबसे पहला क्या आता है आपको, टीम बेस्ड पे। सो इसमें क्या है, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं, एक अलग अलग तरीके की टीम बना देते हैं कि भाई टीम फर्स्ट है, ये टीम सेकंड है, टीम थर्ड है, टीम फोर्थ है। तो इसमें अपने बंदों को रख देते हैं कि हम ये इतने लोग तुम्हारे 10 लोग तुम्हारी टीम में, 10 लोग तुम्हारी टीम में, 8 लोग तुम्हारी टीम में, 12 लोग तुम्हारी टीम में। इस तरीके से हम उनके बंदों को रख देते हैं और फिर क्या बोलते हैं उनसे कि तुमको अपना अच्छा परफॉर्म करना है ना। वो लोग अपना जितना अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो जो टीम ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी उसको हम क्या करेंगे, उसके सारी टीम के पूरे मेंबर्स को हम उसको ज़्यादा पेमेंट करेंगे, या फिर उनको इंक्रीमेंट देंगे, या फिर उनको मतलब एक तरीके का प्रमोशन का प्लान करेंगे। तो ये टीम बेस्ड पे हो गया, है ना। सो ये एक रिसेंट ट्रेंड चल रहा है कंपनसेशन मैनेजमेंट में। देन आपको सेकंड देखने को क्या मिलता है, नॉलेज बेस्ड पे और स्किल बेस्ड पे, कि किसी बंदे के पास कितना ज़्यादा नॉलेज है या फिर कितनी ज़्यादा उसकी स्किल है, उसके हिसाब से हम उसका पेमेंट करते हैं। देन पे ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या हो गया कि हमको ये देखना होता है कि इंक्रीजिंग ट्रांसपेरेंसी इन सैलरी स्ट्रक्चर, यानी हमको क्या करना होता है, इधर साइड में अपने एम्प्लॉयज़ लोगों को सही से सारी चीज़ें बतानी होती है कि हम इस तरीके से पेमेंट कर पाएंगे आपको, ये इतना हमारा बेसिक है, इतना हमारा HRA हम दे रहे हैं, इतना हम आपको टीम बेस्ड के हिसाब से पेमेंट कर सकते हैं, आपकी स्किल इस लेवल की है तो हम आपको इतना पेमेंट करेंगे। तो उनकी मतलब एक तरीके की HR मैनेजर जो होता है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनको ट्रांसपेरेंसी बना करके रखे अपने एम्प्लॉयज़ के, ताकि कोई किसी भी तरीके का, सो दैट कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। सो एक तरीके का उसमें क्या होता है, ट्रस्ट पैदा होता है, फेयरनेस होती है, सबको पता होता है कि हाँ मेरी पेमेंट किस बेसिस पे है। अब मान लो कि आपने 2-4 बंदे को हायर किया और उसमें से एक की ज़्यादा सैलरी है, उसमें से 2-3 की कम सैलरी है सेम रोल पर, तो पूछेंगे क्यों, तो आप बताओगे कि क्योंकि तुम्हारी इनकी स्किल ज़्यादा थी, इनके पास में नॉलेज ज़्यादा थी और इन्होंने इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म किया था, इस वजह से इनको हम ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर जब तक ये चीज़ कम्युनिकेट नहीं करोगे तब तक क्या होगा कि लोगों के अंदर पीछे से लोग बातें करते रहेंगे और बहुत सारी चीज़ें चलेंगी। तो लोगों को ट्रांसपेरेंसी एक होनी चाहिए, फेयरनेस हो, ट्रस्ट हो, फ्लेक्सिबल कंपनसेशन हो। यहाँ पर फ्लेक्सिबल कंपनसेशन भी एक तरीके का ट्रेंड होता है, जिसमें से यहाँ पर देखो क्या बताएगा कि इसमें ऑप्शंस कुछ एक दिए जाते हैं, जैसे बेनिफिट्स के पैकेजेस, है ना, स्टॉक ऑप्शंस एंड परफॉर्मेंस बेस्ड बोनसेस
मतलब फ्लेक्सिबल कंपनसेशन होता है। फ्लेक्सिबल कंपनसेशन में एक देखो आपका बेसिक सैलरी होती है जो कि आपकी क्या होती है, वो फिक्स होती है ना, वो क्या होता है, फिक्स अमाउंट होता है कि भाई उतना तो आपको आना ही है। लेकिन अगर आपने कोई अच्छा परफॉर्म किया तो उसमें क्या होता है कि आपका उतना ही ज़्यादा इंसेंटिव्स बनता है ना, उतना ही ज़्यादा आप इंसेंटिव अर्न कर लेते हो, उतना ज़्यादा आपको फूड कूपन, जैसे मान लो कि ओवर टाइम रुके तो आपको फूड कूपन मिल गया या फिर उस तरीके का बेनिफिट का पैकेजेस मिल गए। तो ये सारी चीज़ें जो भी होती है ना, वो एक तरीके का फ्लेक्सिबल कंपनसेशन के अंदर गिनी जाती हैं, जिसको आप अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से अपने अमाउंट को घटा बढ़ा सकते हो। आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो आपको इंसेंटिव मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा, फिक्स पेमेंट आनी है। तो जो ये घट बढ़ रहा है ना, इंसेंटिव्स हैं, तो इसको ही आप क्या बोल रहे हो, फ्लेक्सिबल कंपनसेशन बोल रहे हैं। लोग बोलते हैं आजकल ऐसे ही ट्रेंड चल रहा है, कितनी आपकी बेसिक रहेगी और इतना आपका मतलब फ्लेक्सिबल है, इतना परसेंट CTC का। मान लो 20% आपका बेसिक दे दिया, 20,000 रुपये, उसके बाद में बता दिया कि 10,000 रुपये आपका क्या है, इंसेंटिव्स हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप कितना अच्छा परफॉर्म करते हो, तो उसी को फ्लेक्सिबल कंपनसेशन बोल रहे हैं। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब देखो जॉब इवैल्यूएशन के बारे में मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि 2 अलग अलग तरीके की जॉब को कंपेयर करना और देखना कौन सी ज़्यादा जॉब इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया ना, स्टोर इंचार्ज और एक प्रोडक्शन इंजीनियर है, तो दोनों की जॉब को हमने देखा। एक तरीके का सिस्टमैटिक प्रोसेस है यूज टू डिटरमाइन द जॉब, डिटरमाइन द रिलेटिव वैल्यू और इम्पोर्टेंस ऑफ वेरियस जॉब्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इट इंश्योर्स दैट द एम्प्लॉयर्स आर पेड फेयरली बेस्ड ऑन द complexity, responsibilities and qualifications required for the job role। तो मतलब इधर हम क्या ही देख रहे हैं कि हमको यहाँ पर क्या करना होता है, रिलेटिव जॉब्स मतलब कि इंपॉर्टेंस ऑफ वेरियस जॉब हमको पता होना चाहिए विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इट इंश्योर्स दैट द एम्प्लॉयज़ आर पेड फेयरली, जिसकी जॉब की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उसको ज़्यादा पेमेंट मिलेगी, बेस्ड ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द रोल्स। जैसे मान लो आपको एक कोई AGM लेवल का कोई बंदा हायर करना है ना, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, तो आप भाई उसको अच्छे से उसको ट्रीट करोगे, उसको अच्छे से वो करोगे ताकि वो आपके साथ में लॉन्ग टर्म तक बना रहे और अपनी सर्विस को दे, है ना। वहीं जो एक कोई बंदा है जो डिप्लोमा करके आया है या फिर कोई ट्रेनी रोल पे, जिसको DT आप बोलते हो ना, डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी है, तो भाई उसको इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दोगे आप? जाने कितने सारे DTs पड़े हुए हैं, जाने कितने बहुत सारे फ्रेशर्स निकल करके आ रहे हैं। तो कंपनी में जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना, इनको कम इम्पोर्टेंस दी जाती है भाई। इन मतलब एक तरीके का मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, इनको क्यों इम्पोर्टेंट दी जाएगी। लेकिन वहीं एक AGM लोग कम मिलते हैं ना, कॉम्प्लेक्स यानी एक तरीके कॉम्प्लेक्स प्रोफाइल होती है। एक AGM को लेकर के आना में बड़ा मेहनत करनी पड़ती है, रिक्रूटमेंट करना, उसका सिलेक्शन करवाना, उसका पूरा ऑनबोर्डिंग करना, तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। वहीं DTs को लेके आने में क्या, फ्रेशर्स हैं, कॉलेज से पास आउट हुए आ जाएंगे, तो इसमें मतलब कि हमको उसकी कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से ये चीज़ देखना होता है कि भाई ये इनका कोई कंपैरिजन का देखो मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, है ना। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्वालिफिकेशन के हिसाब से देखा जाता है, और उनकी भाई सैलरी लाखों में होगी, इनकी 10,000 होगी, 20,000 होगी, बस इससे ज़्यादा क्या, है ना। तो यहाँ पर जॉब इवैल्यूएशन इज़ अ मेथड टू डिसाइड हाउ इम्पॉर्टेंट डिफरेंट जॉब्स आर इन अ कंपनी, मेकिंग श्योर एवरीवन इज़ पेड फेयरली बेस्ड ऑन देयर वर्क। यानी कि कौन किस तरीके का काम कर रहा है, कौन किस पोजीशन पर है, इसके बेसिस पे उनको पेमेंट करना चाहिए। ये नहीं कि अंधा एकदम मतलब कि कोई किस भी लेवल पे आया, उससे उसका सैलरी एक्सपेक्टेशन पूछा गया, इतना पेमेंट हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बस उसको दे दिया डायरेक्ट, ये नहीं होना चाहिए। तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि एक आपका स्ट्रक्चर, पे का स्ट्रक्चर बन जाता है ना। देन मेन इक्विटी एंड जस्टिस अमंग द डिफरेंट जॉब, यानी एक तरीके का
जस्टिस होती है दूसरे जॉब्स में। ये नहीं कि कोई कितना भी पा रहा है ना, कितना भी उससे जैसे लग रहा है कि कोई वो चल रहा है, तो ऐसा नहीं। प्रोवाइड क्लियर डायरेक्शन फॉर प्रमोशंस एंड करियर पाथ, है ना। इससे क्या होता है, जॉब इवैल्यूएशन से हम अपने बंदों को बताते हैं कि ये हमारे प्रमोशंस के ये करियर पाथ हैं। अगर आप ऐसे परफॉर्म करोगे तो आपका इंक्रीमेंट होगा, आपका सैलरी ग्रोथ होगा, आपका प्रमोशन होगा। इनहेंस एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन एंड मोटिवेशन, सो उनका सेटिस्फेक्शन मोटिवेशन लेवल बढ़ता है। तो इसके मेथड्स भी हैं कुछ, जैसे रैंकिंग मेथड, है ना, ग्रेडिंग मेथड, पॉइंट मेथड, फैक्टर कंपैरिजन मेथड। तो दीज आर सम मेथड्स जिसमें हम क्या रैंकिंग मेथड में क्या बात करते हैं, ऑर्डरिंग जॉब बेस्ड ऑन देयर कॉम्प्लेक्सिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ग्रेडिंग मेथड में क्या करते हैं हम, ग्रुपिंग जॉब्स इन डिफरेंट ग्रेड्स और क्लासेस। पॉइंट मेथड्स, असाइनिंग पॉइंट्स टू जॉब बेस्ड ऑन वेरियस क्राइटेरिया। ये सभी कुछ एक मेथड्स हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशंस में फॉलो किए जाते हैं। अभी के लिए आप केवल इतना याद रख सकते हो कि कौन कौन से मेथड हैं, 4 तरीके के। इसके एडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे कि फेयर पे स्ट्रक्चर होता है, क्लियरिटी होती है, मोटिवेशन, सेटिस्फेक्शन होता है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें, प्रोसेस, उसका पूरा प्रोसेस बताया गया। जॉब इवैल्यूएशन होता क्या है, तो जॉब सबसे पहले एनालिसिस करना होता है, जॉब का डिस्क्रिप्शन बनाना होता है, जॉब इवैल्यूएशन मेथड देखना होता है ना। इसका आपको अपनी बुक में भी जैसे भी स्टेप्स मिलेंगे जॉब इवैल्यूएशन के, हम लोगों ने लास्ट सेमेस्टर के अंदर भी पढ़ा हुआ था। तो वही सारी चीज़ें जो अभी हम लोगों ने, जॉब इवैल्यूएशन इज़ द पार्ट ऑफ जॉब एनालिसिस। तो जब तक हम जॉब का एनालिसिस नहीं करते हैं तब तक हमको जॉब इवैल्यूएशन का कोई मतलब नहीं बनता है ना। तो जॉब एनालिसिस करना होता है सबसे पहले, देन जॉब डिस्क्रिप्शन बनाना होता है। जॉब डिस्क्रिप्शन के बाद में हमको जॉब स्पेसिफिकेशंस भी बनाना होता है। यहाँ पर लिखा नहीं है बट हाँ आपको बनाना होता है, देखना होता है उसको, हमको कौन कौन सी कैटेगरी का कैसा बंदा चाहिए। तो उसका इवैल्यूएशन मेथड चूज़ करो, फिर एक स्ट्रक्चर बनाओ, इन दोनों को हटा दो, है ना। फिर उसका रिव्यू एंड एडजस्ट करो। यहाँ पर जॉब स्पेसिफिकेशन और डाल देना, 4th नंबर में जॉब स्पेसिफिकेशन डाल देना, है ना। जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब इवैल्यूएशन मेथड नहीं, इसको है ना जॉब स्पेसिफिकेशन को 3rd नंबर पे डालना, इसको 4th नंबर कर लो, है ना। 4th के बाद ये 5th हो गया और ये 6th हो गया। इस तरीके का ये आपके 6 स्टेप्स हो गए। देखो यहाँ पर फिगर से आप कुछ काफ़ी समझ सकते हो। एक और चीज़ है यहाँ पर देखो, ये एक हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ छोटा सा टॉपिक है, वेज डिफरेंशियल्स। एक मिनट, जिसमें हम बात करते हैं वेजेस डिफरेंशियल्स। मतलब कि सिंपली रिफर्स टू द कि डिफरेंसेस इन वेजेस, यानी कि वेजेस में आपको जो डिफरेंस देखने को मिलता है, और सैलरी अमंग द इंडिविजुअल्स ग्रुप, और जॉब बेस्ड ऑन फैक्टर्स लाइक स्किल्स, एक्सपीरियंस, जॉब कॉम्प्लेक्सिटी और मार्केट कंडीशंस। इन सब फैक्टर्स के अकॉर्डिंग जो भी आपको जॉब में जो डिफरेंसेस, सैलरी में जो भी आपको डिफरेंसेस देखने को मिलता है कि इस पर्सन को कितना ज़्यादा सैलरी मिल रहा है, इसको कितना कम मिल रहा है, या इस टीम में ज़्यादा सैलरी मिल रहा है उसको कम मिल रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो वही ये सभी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ना, क्योंकि उनकी स्किल्स क्या है, एक्सपीरियंस क्या, जॉब की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, मार्केट में क्या कंडीशन चल रहा है उस जॉब का। आईटी वालों को ज़्यादा, है ना, वो किया जाता है। सो इसका एग्जांपल है, आप अपने हिसाब से भी एग्जांपल को सेट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। सो यहाँ पर देखो टाइप्स ऑफ वेजेस डिफरेंशियल्स, एक जो रीजनल डिफरेंसेस हो गया, जिसमें हम किस चीज़ की बात करते हैं, रीजनल डिफरेंसेस में कि वेज में वेरिएशन होता है ड्यू टू, सो रीजनल के हिसाब से हम क्या चीज़ देखते हैं कि ड्यू टू डिफरेंसेस इन कॉस्ट ऑफ लिविंग, कि कहाँ पर कौन सी जगह पर, जैसे बेंगलोर में चले जाओ और अपने यूपी में देख लो तो कौन सी ज़्यादा जगह महंगी है ना। बेंगलोर ऑब्वियसली महंगा है ना, महाराष्ट्र महंगा है, तो वहाँ पर हमको कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से उनको पेमेंट उस तरीके का देना होता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मार्केट कंडीशंस किस तरीके की हैं, जोग्राफिकल रीजनल्स रिलीजन्स क्या क्या है ना, तो उसके हिसाब से उनको पेमेंट देना होता है। स्किल बेस्ड डिफरेंशियल्स, यानी स्किल के हिसाब से हम उनको पेमेंट दे सकते हैं। देन एक्सपीरियंस बेस्ड, एक्सपीरियंस के बेसिस पे दे सकते हैं कि ये तुम्हारा एक्सपीरियंस है, इस वजह से तुम्हारी सैलरी ज़्यादा है कम है। देन ऑक्यूपेशनल डिफरेंसेस, वेजेस
वेरिएशंस बिटवीन द डिफरेंट ऑक्यूपेशंस, है ना, अलग अलग तरीके के ऑक्यूपेशंस हो सकते हैं, मतलब कि किसी का कोई रोल है, किसी का कोई रोल है, तो उसके रोल के हिसाब से हमको उनको जॉब का पेमेंट देना होता है, और जॉब रोल्स विद इन एन इंडस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन। तो दीज आर सम टाइप्स ऑफ वेजेस डिफरेंशियल्स, मतलब कि कैसे वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। इसके इम्प्लीकेशंस ऑफ वेजेस डिफरेंशियल इसको छोड़ते हैं, है ना। सो इसी तरीके से हमारा यूनिट 4 भी ख़त्म हो चुका है। अभी हम यूनिट 5 के ऊपर आ चुके हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।